नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि हम एक सीरीज लेकर आए थे आपके लिए सामान्य प्रश्न और उनसे बनने वाले कठिन प्रश्न जो मेरिट को ऊपर नीचे करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि अभी प्रश्न सॉल्व करें। उस प्रश्न के विषय में जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट उसमें है, उसके बारे में 2 लाइन में चर्चा करेंगे, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, ये सीधा सा प्रश्न जुड़ा हुआ लग रहा है शोषण से। और हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक है, 23 और 24। ठीक। इसके साथ ही पहला प्रश्न है कि हाँ, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, जो बाल श्रम अधिनियम है, उसके उसमें 14 वर्ष किसी कारखाने में अगर बच्चे को कार्य के लिए लगाया जाता है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर इसके कठिन प्रश्न की ओर चलें, तो लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है ऑप्शन ए कि बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 14 से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में स्कूल के समय के बाद और छुट्टियों के दौरान काम करने की अनुमति देता है। जब ये अधिनियम पारित हुआ, तो इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि ये बच्चों के शोषण की ओर ज्यादा इशारा कर रहा था। क्योंकि ये कहा गया था कि 16 से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक काम या उद्यम अगर है तो उसमें लगाया जा सकता है। खैर, इसमें एक ये प्रतिबंध भी रखा गया कि यदि बच्चे का स्कूल उसका प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो बेगार और मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है, वह बाल श्रम के कुछ रूपों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, डी ऑप्शन क्या है? सॉरी, सी होना चाहिए था इसको। बाल श्रम कानून के तहत किशोर की परिभाषा में 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल है, जिन्हें किसी भी प्रकार के रोजगार में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यही बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो देखिए, किसी भी शब्द ये दे दिया, किसी भी रोजगार में करना प्रतिबंधित है। और जबकि वहीं पहले ऑप्शन ए में कहा गया था कि उनको, अगर उनका स्कूल बाधित ना हो, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, तो उन्हें घर के किसी उद्यम में लगाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वही गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? देखिए, तो भारत में 1965 में पहली बार गुजरात के कांडला, जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है, जिसे वर्तमान में हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया। और ये सिर्फ भारत का नहीं था, ये पूरे एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केंद्र था, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड। ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जब निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। ठीक। बाद में क्या हुआ, ईपीजेड जो है, इनकी एक लिमिट थी, कुछ ऐसे आबंध थे इसमें कि विशेष तौर पर इसे हम व्यापक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एसईजेड का। और ये एसईजेड का कॉन्सेप्ट हमने चाइना से कॉपी किया। वहां देखा, वहां उन्होंने जो बना रखा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो ज्यादा सक्सेस था, तो उसको हमने अपने यहाँ लागू किया। तो आइए उसी पे चर्चा करेंगे। तो जो ये प्रश्न है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, 1965 में बना।
उसके अलावा हमारे पास अभी भी 7 केंद्र हैं मौजूदा स्थिति में। ठीक है, प्रसंस्करण केंद्र। अब बात करते हैं इस पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल के संदर्भ में, ये एक मॉडल है और इसके संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है और ये प्राप्त करना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा गलत। तो पहला कथन है कि एसईजेड को सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसको हम निर्यात मान के चलते हैं। पॉइंट बी क्या कहता है, एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत एसईजेड को आयकर में क्रमिक छूट प्राप्त होती है। ठीक है, टैक्सेस में होता है, छूट मिलती है, क्रमिक छूट, जो उनकी स्थापना के शुरुआती वर्षों में निर्यात को प्रोत्साहित करती है। जैसा कि हमने अभी ईपीजेड में पढ़ा था कि इसका जो स्थापना है, इसको जो हम कॉन्सेप्ट में लाए वो इसीलिए लाए थे ताकि हम निर्यात को बढ़ा सकें। तीसरा पॉइंट है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड भारत में एसईजेड मॉडल का पूर्व रूप थे। बिल्कुल बात सही है, ईपीजेड के बाद ही एसईजेड आया और एसईजेड की तुलना में अधिक सफल हुए। ये तो बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है। आप इसको अगर ना भी जानते हो तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो पुराना मॉडल था उसको सक्सेस करने के लिए ही दूसरा मॉडल लाया जाएगा और यदि वह मॉडल अभी भी कार्यान्वयन में है तो इसका अर्थ है कि वह ज्यादा उसे सक्सेस हुआ। चूंकि एसईजेड में अधिक मतलब दायरे थे उसके, तो जाहिर सी बात है सक्सेस होगा। उसके बाद ऑप्शन डी क्या कहता है कि एसईजेड द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आय को भारत में आयकर छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से एक निर्धारित अवधि के भीतर देश में वापस लाना आवश्यक है। ये बात उसके नियम है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो स्टेटमेंट गलत है वो सी है। और सी क्यों है? सी इसलिए है क्योंकि इसने सिर्फ यही कहा है कि एसईजेड से ईपीजेड जो है एसईजेड से ज्यादा सक्सेस रहे, ऐसा उसने कहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसके दायरे में आएगी? तो बताइए आप। देखिए, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन सामग्री की बात हो रही है न्यूज की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इस पे जो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, उस पर जाएंगे और देखेंगे क्या कहता है। भारत सॉरी निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम या नियम भारत में ऑनलाइन सामग्री यानी ऑनलाइन जो कंटेंट है उसके विनियमन का सीधे तौर पर उससे संबंधित है? कौन विनियमित करता है उसको? तो देखिए, पहला ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जानते हैं ये नहीं हो सकता क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए है, हालांकि इसके दायरे में चीजें आ सकती हैं क्योंकि आप तो उपभोक्ता ही हैं किसी भी, चाहे ऑनलाइन सर्विस लें ऑफलाइन सर्विस लें। दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में इसको संशोधित किया गया। हाल ही में आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के नए रूल्स बने हैं, उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक, ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच भारतीय संविधान से, और इस प्रश्न पे बात होती है बेगार जबरन श्रम। आप जानते हैं जब हमारा देश एक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था उस समय ऐसी चीजें बहुत प्रचलन में थी। हालांकि जब भी
राजशाही रही, कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली कि बेगार प्रथा चल रही थी, जबरन लोगों से काम कराया जाता था बिना उनको वेतन दिए, सिर्फ उनको जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा भोजन वगैरह दे देते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई बार आपने देखा कि जो जितने प्रवासी भारत से बाहर गए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका गए हों, चाहे दक्षिण एशिया के अन्य देशों में गए हों, वहां उनको इसी माध्यम से ले जाया जाता था और वहां बागानों में एक प्रतिबंध के तहत वहां उनसे काम कराया जाता था। खैर, इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या जबरन श्रम पर रोक लगाता है, यानी भारत में ये गैर कानूनी है। और आप जानते हैं कि मानव का दुर्व्यापार, ये मानव के दुर्व्यापार में आएगा, क्योंकि मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, बलात् उससे श्रम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेगार शब्द का मतलब समझ गए, बिना पारिश्रमिक के, बिना पैसे के उससे काम निकालना। तो आप जानते हैं ये है अनुच्छेद 23। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 23। दूसरी तरफ चले प्रश्न में, तो वहां हमको मिलान करना है और हमें मौलिक अधिकार एक तरफ दिए हुए हैं और उनसे कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं इनके विषय में दिया गया है। तो विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। देखिए, पहला है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अच्छी तरह आप जानते हैं, जब हम अनुच्छेद 22 को पढ़ते हैं, 21 तो हमारे जीवन जीने का अधिकार है, कई सारे उसमें मौलिक अधिकार हैं, कई सारे छिपे हुए हैं, कई सारे अंतर्निहित हैं। लेकिन अगर 22 की बात करें तो 22 हमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार हमें, ऐसा नहीं कि पुलिस आए और आपको बस कहे चलो बैठो और बंद कर दें। आपको अधिकार है कि आप पुलिस से नोटिस मांग सकते हैं, आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके अलावा 24 घंटे के भीतर जो आपको गिरफ्तार करेगा उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं रख सकते कस्टडी में। हालांकि इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं, क्योंकि कुछ ही मामलों में हमको अधिकार देता है, लेकिन अगर सरकार को या जो अथॉरिटी है उसको लगता है कि आप खतरा है समाज के लिए, तो आपको नजरबंद भी किया जा सकता है। इसके विषय में हमने कल डिटेल में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको मिलाएंगे हम अनुच्छेद 22 से, सॉरी, इसको मिलाएंगे अनुच्छेद 22 से। इसके बाद अगला है शिक्षा का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, जो अनुच्छेद 21 के का में या अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। तो ये हो जाएगा बी का फर्स्ट। फिर है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी बहुत अच्छा मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं अनुच्छेद 20 में ऐसा उपबंध किया गया है कि आपको 3 प्रकार के संरक्षण मिलते हैं। जैसे कारेक्टर विधि से संरक्षण मिल जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक ही जुर्म के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। आप एक मर्डर करें, 2 मर्डर करें तो ऐसा नहीं कि 2 किए तो उसकी अलग सजा, एक बार चोरी की तो अलग सजा, 2 बार चालान वगैरह वगैरह जो कुछ भी इसमें है। तो दोहरे दंड से आपका संरक्षण मिलता है। और फिर आत्म अभिशंसन से भी संरक्षण मिलता है। आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने विरुद्ध कोर्ट में गवाही दें, ऐसा नहीं होता। तो ये अगर दोष सिद्धि के संबंध में बात करें तो अनुच्छेद 20 से मिलेगा। फिर बलात् श्रम प्रतिषेध की बात करें तो अभी देखो हमने ये स्क्रीन पे है 4 नंबर कि बलात् श्रम की बात की, यह है अनुच्छेद 23 से संबंधित। और 23 तो यहाँ दिया नहीं गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ हो जाएगा 23। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता कब स्थापित की गई। देखिए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी विवाद हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा विवाद माना जाता है, मतलब सामाजिक तौर पर भूमि का विवाद। सालों साल तक मामला चलता रहता है, उसको लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाता जल्दी।
तो राजस्व की बात है। अब राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश में स्थापित तो की गई थी 2006 में, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उस पे हस्ताक्षर किए थे 2012 में दिसंबर के आसपास, और उसको अस्तित्व में आते आते फिर 3 साल लग गए, 2015 के आसपास वो अस्तित्व में आ पाई थी, मतलब पूरी तरह से लागू हो पाई थी। तो आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित की गई? तो सीधा सा जवाब है 2006। 2006 इज द राइट आंसर। ठीक, वहीं अगर मिलान करने के लिए आ जाए और हमको मिलान करना हो तो हम कैसे मिलान करेंगे? देखिए इसमें क्या क्या जानते हैं हम। सबसे पहले सी ऑप्शन को मिलाएंगे, और सी को किससे मिलाएंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहाँ पे? 2006। फिर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ये आया था 1959 में, ये 4 से मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम देश आजाद होते ही इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था 1947 में। ठीक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1947 क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छा 2 बार, सॉरी 1947 नहीं है, ये 1950 है। ओके, 1950 के दौरान देश में एक और आंदोलन चल रहा था, भूदान आंदोलन। पोचमपल्ली जिला, आपने इसका नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में। विनोबा भावे चला रहे थे, और बहुत ही बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी जमीनें जमींदारों ने भूमिहीन किसानों को दी। तो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए हमारे भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण निर्माण हुआ तो हमको 7 मौलिक अधिकार दिए गए, और जो 7वां मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। और फिर उसको जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें उसको हटा दिया गया। हटाने का कारण यही था कि लोगों के पास जब मौलिक अधिकार था संपत्ति का, तो अगर सरकार को कोई काम करना है, क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार आपको सरकार और आम लोगों को दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अब यदि आपको कोई सरकार को कोई काम करना है, कोई हाईवे, कोई रेलवे लाइन या कुछ भी है, तो सरकार आपसे कहेगी आप हमें जमीन दीजिए, क्योंकि यहाँ से सामने नक्शा पास किया हुआ है। आप बोलेंगे नहीं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और फिर वो प्रोजेक्ट बाधित हो जाएगा। तो ऐसी कई अड़चने आ रही थी, जिनको लेकर के फिर संसद को ऐसा निर्णय लेने पड़ा कि मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ये आपका विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बन जाएगा, और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। कानूनी अधिकार है, अर्थात संपत्ति राज्य की है, स्वामित्व आपका है पूरी तरीके। राज्य अगर कल्याणकारी योजनाओं के लिए चाहेगा तो आपको उसका उचित मुआवजा देकर के संपत्ति ले लेगा। तो आइए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 300 के काम में इस बिंदु को रखा गया है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न जो इससे संबंधित है वो क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और हमको इन 4 में से असत्य कथन को ढूंढ करके लाना है। तो आइए देखते हैं कौन है। पहला स्टेटमेंट है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एफ के तहत एक मौलिक अधिकार था। बिल्कुल बात सही है, और ना सिर्फ अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एफ में था, ये अनुच्छेद 31 में भी इसका वर्णन था कि ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अब दोनों जगह से हटा दिया गया इसको। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सत्य है। दूसरे की बात करें, दूसरा कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहीं से गलत हो जाता है। 42वां नहीं था, कौन सा था? 44वां, 44th अमेंडमेंट। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कहाँ रख दिया गया? कानूनी विधिक अधिकार। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 को। ठीक, अगले प्रश्न की ओर, मतलब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि संपत्ति का अधिकार अब केवल अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल बात सत्य है। और फिर है कि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति की सुरक्षा नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपकी केवल जो इंडिया में रह रहा उसको उसकी संपत्ति का अधिकार है, और जो बाहर से कोई आके अगर जमीन ले या कुछ ले तो आप कल उसके ऊपर कोई कब्जा कर ले, बोले आपका अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो जो नागरिक है उसको भी प्राप्त है, और जो गैर नागरिक है, नॉन सिटीजन है, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे असत्य कथन बी हो जाएगा, क्योंकि 42वां नहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनगणना से है, और जानते हैं जब तक कि अगली जनगणना हो नहीं जाती तब तक वही 2011 की जनगणना रिपीट होती रहेगी, नए नए डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो सबसे पहले तो यही समझना है कि अशोधित जन्म दर क्या होती है। देखिए, अशोधित जन्म दर का मतलब है कि किसी देश की जो जनसंख्या है उसमें प्रति 1000 व्यक्ति पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या, यानी 1000 व्यक्ति पर कितने लोग नए जन्म ले रहे हैं, वो हो जाएगी अशोधित जन्म दर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि भारत की या सॉरी किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है, और वहां एक वर्ष में 15,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर हम अशोधित जन्म दर निकालेंगे तो आ जाएगी 15। ठीक, तो यहाँ पर जो 7 नंबर है इसका राइट आंसर अगर हम करें तो ये हो जाएगा केरल राज्य। केरल की जो अशोधित जन्म दर है वो सबसे कम है। ठीक है, इसके अलावा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है इसको समझते हैं। इसमें कहते हैं 2011 की जनगणना के संदर्भ में जनसंख्या विशेषताओं के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन की पहचान करनी है हमको। आइए करते हैं सत्य कथन की पहचान। और क्या है? नंबर 1 है, भारत में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल से ज्यादा दिमाग लगाने वाला स्टेटमेंट है नहीं, सबको पता है। दूसरा देखते हैं क्या है, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। बिल्कुल है। कितने हैं केरल में? 1038 लोग सॉरी महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। तो बहुत अच्छा सेक्स रेशियो यहाँ का। सबसे कम आपको पता है हरियाणा का था। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजस्थान की जो साक्षरता दर है, यद्यपि वो जो हमारे देश की औसत साक्षरता दर है उससे कम है, लेकिन सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो उसका भी ऑप्शन कहाँ है? बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। तो ऑप्शन सी असत्य कथन है जो हम ढूंढ रहे थे, मिल गया। अब डी ऑप्शन क्या है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं। वृद्धि की अगर बात करें कि इस दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही हमारी, कितने प्रतिशत रही, तो 17.5 से मतलब 17.7% के आसपास रही। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। प्रस्तावना की बात करेंगे, और मेरे ख्याल से जिसने भी संविधान पढ़ा है, कोशिश की है, तो सबसे पहले उसने प्रस्तावना पढ़ी होगी। और प्रस्तावना में सबसे पहली जो लाइन शुरुआत की जाती है, प्रस्तावना जहां से शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग।
वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो प्रस्तावना कहाँ से शुरू हो रही है? हम भारत के लोग। और भारत के संविधान की आत्मा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना के ही अच्छा, प्रस्तावना में वो सारी चीजें अंतर्निहित हैं जो जिसके आधार पर हमारा संविधान बनाया गया। यानी अगर संविधान को शक्ति प्राप्त हो रही है तो किससे प्राप्त हो रही है? प्रस्तावना से प्राप्त हो रही है। और जो पूरा संविधान बनाया हुआ है वो किसने बनाया? भारतीय लोगों ने बनाया, आपने लिए बनाया। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्राप्त करेगा भारतीय जनता से। ठीक, कुछ लोग संसद सोच सकते हैं पर संसद नहीं है, क्योंकि संसद में जो लोग बैठते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं? भारतीय जनता के। तो इसलिए जनता इसका राइट आंसर होगी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर चले, और ये भी प्रस्तावना से ही है। और प्रस्तावना में अच्छा बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। प्रस्तावना में कुछ चीजें दी गई हैं, उनका हमें मिलान करना है। देखिए, पहली बात करें संप्रभुता की, सोवर्निटी। आजकल ज्यादा चर्चा में है सोवर्निटी, क्योंकि जब अमेरिका के एक, क्या कहें उनको, हटाओ, अच्छा सीधा नाम लेते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो आए दिन सबको यही बताते रहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया, सीज फायर करवाया। जबकि भारत ने कई बार रिजेक्ट किया। भारत ने इतना रिजेक्ट किया कि भारत के प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर ये बोलना पड़ा कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, किसी देश ने इंटरफेस नहीं किया, भारत एक क्या है? संप्रभु राज्य है, दूसरे के फैसले भारत पे लागू नहीं होते, भारत को क्या करना ये भारत ही डिसाइड करेगा, किसी के दबाव में आकर के हम काम करने वाले नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है संप्रभुता का। कोई हम पे अपनी हुकूमत नहीं चला सकता, भले हम लोग कम खाएंगे लेकिन चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री, एक टाइम हम खाएंगे या हफ्ता में एक दिन उपवास रखेंगे, लेकिन पंगा ले सकते हैं अमेरिका से। खैर, तो संप्रभुता का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे, हाँ ऑप्शन 2, संप्रभुता का मतलब है भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है, कोई भारत पर अपना जो है हुक्म नहीं चला सकता। उसके बाद न्याय की बात करेंगे। अब देखिए, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कई बार ये पूछ लेता है डायरेक्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? बताइए। 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्रम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कितने न्याय हैं? 3। तो मिलाइए, सामाजिक, ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सुनिश्चित करना। वेरी गुड, 3 प्रकार के न्याय आपको मिलेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको कैसी कैसी स्वतंत्रता देती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, तो स्वतंत्रता वाले ऑप्शन सी को किससे मिलाएंगे? नंबर 1 से। ओके, फिर समानता की बात की जाए। समानता का मतलब क्या है? सभी समान है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 पढ़िए आप। विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता। ठीक है, तो समता, इक्विटी की बात की, इक्वेलिटी की बात की गई है, तो इसको मिलाएंगे ऑप्शन 3 से, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। तो ये है गया इसका मिलान। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है। वेरी गुड, जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। पादप, कहते हैं पादप के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है? कारखाना मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, किसका? खाद्य का, खाना बनेगा। और खाना कहाँ बनता है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल की, अगर क्लोरोफिल है उसमें, मतलब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके संयोजन से अपना भोजन बनाते हैं। और कौन बनाता है? तो जो हरा तना होगा, जहाँ पे
क्लोरोफिल होगा वहां भोजन निर्माण का कार्य शुरू होगा। मोस्टली पत्तियों में होता है, पर कहीं कहीं तनों में भी होता है, तो तनों में भी ये काम हो सकता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो मुख्यतः पौधे अपना भोजन किससे कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। ये है पौधे का खाद्य कारखाना। पत्ते नहीं होंगे तो भोजन कैसे बनेगा? खैर, ये तो था सिंपल प्रश्न। थोड़ा सा मिलान करने वाला देख लेते हैं। क्या है क्लोरोफिल? सबसे पहले आता है, मिलाइए। क्लोरोफिल का काम क्या है? पौधे में हम कहते हैं क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। तो यानी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित करने का काम अगर कोई करता है पौधे में तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो प्रकाश ऊर्जा है वो अवशोषित नहीं हो पाएगी, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए ए को किससे मिलाएंगे? ए को मिलाते हैं हम लोग 2 से। ठीक, गुड। उसके बाद जाइलम की बात करें तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भूमि से नमी को खींचती हैं, जल को खींचती हैं, और कुछ पोषक तत्व हैं, खनिज लवण है, उनको खींच करके कहा पौधे के ऊपरी समस्त भागों तक पहुंचाती है, जिससे कि वो और मजबूत हो पाए। तो जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज लवणों का या खनिजों का भूमि से नीचे से खींच करके ऊपर की ओर प्रवाह करना, अनेक भागों तक पहुंचाना, और ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्रिया होती है। तो इसको जाइलम को मिला देंगे ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है। इसके बाद फ्लोएम की बात करें तो हम जानते हैं जब पौधे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को अन्य भागों तक ट्रांसफर करना होता है तो किसके माध्यम से करते हैं? फ्लोएम के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। और रंध्र आप जानते हैं कि पौधा श्वसन का भी काम करता है, वाष्पोत्सर्जन भी होती है, गैसों का विनिमय भी उसके माध्यम से होता है। रंध्र पत्रियों में भी होते हैं, तनों में भी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका मिल जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन 1 से, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम से कब आया था ये, इस पर हमको करनी है चर्चा। तो आइए इसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में आया था, और यह अधिनियम प्रदेश में बेसिक शिक्षा से संबंधित था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा, यानी हाई स्कूल इंटर की शिक्षा के नीचे जो शिक्षा थी 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, वहां के लिए इसका मतलब वहां अच्छे से शिक्षा का संचालन हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम आया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो बस यही इतना इसके लिए पर्याप्त है। अगर वहीं दूसरी ओर बात करें तो शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान देखिए, कहते हैं सूची फर्स्ट शिक्षा संबंधी संबंधी प्रावधान है, और सूची सेकंड में संबंधित संवैधानिक वर्ष खंड कब वो चीज आई, इनको हमें सुमेलित करना है। तो आइए थोड़ा सा इसको हाँ सेट कर लेते हैं। अब हमें अगर इसको सुमेलित करना है, देखिए सबसे पहला है कि बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये कहाँ पर वर्णित है? तो देखिए ब्रैकेट में डीपीएसपी भी लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। तो अब भाग 4 अगर आप जानते होंगे तो सिंपल लगा लेंगे, अनुच्छेद 45, उसमें कोई विशेष आई मीन रहस्य नहीं है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के लिए मुक्त शिक्षा, ब्रैकेट में मौलिक अधिकार, तो मुक्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। और ये अब जानते हैं कि कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में इसको दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, वेरी गुड। अच्छा वो भी है, हाँ। ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन, जो कि आप जानते हैं वर्ष 2002 में आया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा
शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था और उसे मौलिक अधिकारों में यानी अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2009 में। तो यहाँ से प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। आगे और नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई इसमें अपडेट चाहिए, आई मीन आपको लगता है कि किसी और तरीके से क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो या क्लियर ना हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप कमेंट करें, हम इस पे सुधार करेंगे। वेदांत कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।